नमस्कार दोस्तों, वीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अजय शास्त्री और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल की। जी हां, चुनावी माहौल बहुत ज़्यादा गर्मा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो आज हमारी संवाददाता अनु सिसोदिया जी आगरा में आज मुलाकात कर रही हैं। राकेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी से हैं, उनसे आपको रूबरू करा रही हैं और जान रही हैं कि फिलहाल यूपी में चुनावी माहौल किस तरह से गर्मा रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं आगरा। जी नमस्कार, मैं हूँ अनु सिसोदिया बीसीआर न्यूज़ चैनल से और आज हम एक ख़ास शख्सियत के साथ मुलाकात कर रहे हैं जो कि बीजेपी राष्ट्रीय अभियान ब्रज प्रांत के सह संयोजक हैं राकेश गुप्ता जी। तो आइए जानते हैं, चुनावी माहौल को लेकर बात करते हैं। सर अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता आगरा से ही हूँ और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में ब्रज प्रांत का सह संयोजक राष्ट्रीय जनसंपर्क अभियान का हूँ। इसके साथ भारत रक्षा मंच का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। बीजेपी में किस तरह से आपकी शुरुआत हुई है? क्या आप संघ के माध्यम से आए या बीजेपी में डायरेक्ट आप आए? मैं सन 77 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया था। उस समय तकरीबन मेरी आयु 13-14 साल की रही होगी और जब प्रथम हमारा आईटीसी कैंप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गया, आगरा में शमशाबाद एक जगह है, 10 दिन का कैंप था। पूर्व सरसंघ चालक माननीय राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी समापन अवसर पर आए थे। उनकी बातचीत से मुझे प्रेरणा हुई और मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि मैं जीवन पर्यंत संघ से जुड़ा रहूँगा। किंतु उसके बाद जैसे ही मैं 18 वर्ष का हुआ तो भारत सरकार के एक संस्थान में मेरी नियुक्ति हो गई और कांग्रेस का समय था। नियुक्ति परिवार की दृष्टि से आवश्यक थी। कार्य ग्रहण कर लिया और आश्चर्य की बात यह है कि मैं जिस पद पर गया, संघ के अछूत मानते हुए मुझे भी अछूत रखा गया और उसी पद से मैं बाहर आ गया। कभी कोई प्रमोशन ना लिया और ना मिला। संघ ने जो वैचारिक प्रेरणा दी कि सही बात को सही कहना और उससे पीछे न हटना, ये मेरे जीवन का मूल तंत्र बन गया। सर ये जो ब्रज प्रांत के सह संयोजक हैं आप, तो किस तरह से पार्टी ने आपको दायित्व दिया है वो बताइए। मैं संघ के कार्यक्रमों में नियमित रूप से बुलाए जाने पर जाता आता रहा और इसी के चलते पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुझसे चर्चा की, मुझे बताया, अवगत कराया और मुझे पहला दायित्व देकर के पार्टी की सेवा करने का मौका प्रदान किया। उसमें मैं माननीय रजनीकांत माहेश्वरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका विशेष रूप से ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मुझे ये कार्य दे करके जनता के बीच में आने का मौका दिया। अभी सर आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता से पहले जिस तरह से जनसंपर्क हो रहा था पार्टी की तरफ से और सभी लोगों ने सर्वे किया हुआ है, तो आंकड़े क्या बता रहे हैं इस बार? क्या फिर से सरकार बनने का कुछ चांस है बीजेपी गवर्नमेंट? देखिए अनु जी, योगी जी का कोई दूसरा विकल्प मुझे तो नहीं दिखता। जहाँ तक जनमानस की बात है तो बीजेपी ने वह सारे मुद्दे सुलझाए जो वर्षों से लंबित पड़े हुए थे और सनातन धर्म का अपमान कर रहे थे।
उन्होंने हिंदुओं की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की रक्षा की है। सही मायने में जितने भी विश्व भर में धर्म लोग चलाते हैं, मानते हैं, या जिस धर्म के लोग हैं, हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो अपने अपने धर्म का प्रचार करे, प्रसार करे और उसकी रक्षा करे। हिंदुस्तान में, भारत में पहले लोग वंदे मातरम बोलने से कतराते थे। पहले लोग हिंदू और सनातन धर्म के नाम पर कोई ऐसा कार्य नहीं सामने आया पिछले मुगल शासन के बाद या अंग्रेज़ों के शासन के बाद कि किसी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए और अपना त्याग किया हो। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी राम मंदिर के मुद्दे को सुलझाने के लिए उन्होंने अपनी सत्ता का त्याग भी कर दिया। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, उनको केवल 5 वर्ष ही कार्य करने को मिले हैं और इस 5 वर्ष में बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, जैसे खौफ का अंत होना, आतंक का सफाया होना, आतंक के माध्यम से जिन लोगों ने जो संपत्ति जुटाई वह संपत्ति वापस सरकार के पास सुरक्षित की गई, कानून का राज स्थापित किया गया, राम मंदिर का मुद्दा भी सुलझाया। पहले लोग जम्मू कश्मीर में, जो हमारे ही भारत का एक अंग है, अलग राष्ट्र समझते थे, मानते थे और बाहर से आने वाले लोगों को कोई चीज़ खरीदने भी नहीं दी जाती थी, वहाँ की स्थायी चीज़ें। सब लोगों ने, उन्होंने अपना एक छत्र कानून और एक छत्र राज्य बना रखा था। उस मिथक को तोड़ने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आगे आए और अमित शाह जी के साथ मिलकर धारा 370 और 35A को एक झटके से समाप्त कर दिया। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसको कोई अन्य सरकार छू भी नहीं सकती थी। छूने के नाम पर देश में बवाल करने के अंदेशे से डरती थी और दूसरे धर्म के लोग सनातन धर्म को अपना दास बनाना चाहते थे। ये उनकी भ्रांति थी और इसको हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खत्म किया। तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े कार्य करने के बाद अब उनका विकल्प उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा हो। लेकिन सर, विपक्ष सपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हमेशा इस बात को कहते हैं कि भाई बीजेपी जो सरकार है उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है और बहुत ज़्यादा आतंक है। तो इस पर थोड़ा सा बताइए कि क्या जिस तरह की बातें की जा रही हैं उसमें कहाँ तक सच्चाई है? मुझे लगता है कि ये सब एक राजनैतिक स्टंट है। बाकी अनु जी, आप महिला हैं, सौभाग्य है कि मैं आपको साक्षात्कार दे रहा हूँ। आप स्वयं कभी बिना सहारे के कहीं भी जा कर के आकर के देखिए और अनुभव कीजिए। और मुझे लगता है कि आपके पास पुराना अनुभव भी होगा। उस अनुभव की जब आप तुलना करेंगी तो आज का अनुभव आपका बेहतर होगा और आप बिना किसी सहारे के कहीं भी जा सकती हैं, कहीं भी आ सकती है। आक्रांता के मन में खौफ है और यदि किसी भी तरह की आम जनता ने कोई गलती की या किसी भ्रम जाल में फंस करके अपने कीमती वोट को गवा दिया तो वोट देने से पहले पुराने माहौल को और वर्तमान माहौल का अंतर देखें। अगर जीवन सुरक्षित है
आपके द्वारा कमाई गई संपत्ति सुरक्षित है, आपके परिवारीजन आपकी अनुपस्थिति में उस संपत्ति के मालिक बने रहें, ऐसा जनता महसूस करे तो विकल्प कोई दूसरा नहीं हो सकता। सर साथ ही एक बात और जानना चाहेंगे दर्शक भी और हम भी कि जो अखिलेश यादव जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक निशाना और साधा है बीजेपी सरकार पर। उन्होंने कहा है कि आज की युवा पीढ़ी जो है सुरक्षित भी नहीं है और उनका जो भविष्य है, वर्तमान और भविष्य दोनों अंधकार की ओर है, और बीजेपी सरकार ने युवा पीढ़ी को पूरे के पूरे तरीके से अंधकार में डाल दिया है। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए अनु जी, राजकोष को दुरुपयोग करना और किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा लौटा देना, अयोग्य को नौकरी देना, ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी मिली है, खाली एक ही वर्ग विशेष के लोगों को। मैंने देखा है कई यूट्यूब चैनल पर, उनको ये नहीं पता भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, उनको ये नहीं पता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, और राजकोष से 80,000 से लेकर के 1.25 लाख रुपए का वेतन आहरित कर रहे हैं। और बच्चों को पढ़ाने के नाम पर जब यह सब नहीं पता तो वो क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, क्या भविष्य को और अच्छा बनाएंगे जो हमारे आज के बच्चे हैं। रोजगार कम हो सकता है, कम मिला हो, लेकिन यह गलत है। रोजगार मिला है, केवल उन लोगों को मिला है जो वास्तव में योग्य है, और उन्होंने इस रोजगार को पाने के लिए कोई भी गलत रास्ते का सहारा नहीं लिया। इसलिए समय लगता है। मुझे लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, वर्तमान शासन को जनता द्वारा एक मौका और देना चाहिए, जिससे जो युवा रोजगार की और युवा के भविष्य की बात है उसको सुरक्षित किया जा सके। आने वाला समय युवाओं के रोजगार के लिए, देश की उन्नति के लिए है। पिछला जो समय गया है वह समय उन मूलभूत समस्याओं के खत्म करने में गया है जो देश के लिए, देश की अखंडता के लिए, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत आवश्यक था। सर साथ ही एक सवाल और है आपसे कि जनता ये भी जानना चाहती है, क्योंकि हर विपक्ष जो है हर बार एक ना एक नई बात कहता है कि भाई एक्सप्रेस वे हमने बनवाए, रोड्स हमने बनवाए, है ना, और बहुत सारा जो डेवलपमेंट है शहर में जो दिखाई देता है, गांव का डेवलपमेंट, वो हमारी सरकार में किया गया। इसकी तो पुनरावृत्ति की गई है केवल। तो इस पर आप जनता को खुल के बताइए कि बीजेपी सरकार में जो कार्य किए गए हैं जनता के लिए, समाज के लिए, वो क्या क्या हैं, वो पूरे खुल के बताइए आप थोड़ा सा। देखिए अनु जी, एक्सप्रेस वे बनवाना पिछली सरकार द्वारा या वर्तमान सरकार द्वारा ये समय की एक मांग थी। हमने अगर कुछ गलत कार्य किए तो आने वाले समय को बताने के लिए कि हमने कुछ अच्छे कार्य भी किए करने पड़ते हैं। जहाँ तक एक्सप्रेस वे बनवाना, यदि एक्सप्रेस वे की फौरी तौर पर देखा जाए, मैं यमुना एक्सप्रेस वे की बात कर रहा हूँ, मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की बात कर रहा हूँ, तो मेरे संज्ञान में बहुत पहले एक बात बताई थी, सच है झूठ पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से सच है कि लखनऊ एक्सप्रेस वे में 80 किलोमीटर की बचत और हो सकती थी। यदि 80 किलोमीटर की लखनऊ एक्सप्रेस वे की बचत हो सकती थी, जो भी लोग आगरा से लखनऊ यात्रा करते हैं, तो आने जाने में 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर का मतलब यह है आज के हिसाब से करीब डीजल जितना खर्चा होता है उतना बचत होती। किंतु
अपने ही विशेष वर्ग के लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए, उनको उठाने के लिए, आगे लाने के लिए उनको फ़ायदा दिया गया और उस योजना में 80 किलोमीटर जो बच सकते थे वो नहीं बचाए गए। सर, आजकल देखने को मिल रहा है कि बीजेपी सरकार में नए लोग आ रहे हैं और पुराने लोग जो है पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो वैसे बीजेपी का जनाधार कम तो नहीं होने वाला है, लेकिन क्या लगता है इससे पार्टी में कहीं कुछ कमी तो नहीं आने वाली है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार सरकार ना बने? देखिए, जनाधार से और किसी व्यक्ति के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। जनाधार पार्टी का मजबूत है, मजबूत रहेगा। लोग अब वर्तमान समय को और पिछले समय का जब आकलन करेंगे तो उन्हें मूलभूत सारी चीज समझ में आएंगी। ये वो लोग हैं जिन लोगों को सबको दिख रहा है कि ये मंत्री हैं, सबको दिख रहा है कि ये उच्च पद पर विराजित हैं, लेकिन ये अपने पारिवारिक जनों को लाभ नहीं दे सके। इसका पूरा कंट्रोल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा रखा गया। और आप देखिए, एक छोटी सी बात कहूँगा, यदि कोई पार्टी में, शासन में भ्रष्टाचार का तंत्र उभर रहा था तो इन्हें पूरे 5 साल कार्य करने के बाद ही याद आया, इससे पहले क्यों नहीं? क्या ये विचारणीय प्रश्न नहीं है? जितने लोगों ने पार्टी के साथ रह करके और पदों पर रहे, किंतु पार्टी की नीति भ्रष्टाचार को खत्म करने की थी, उसमें इनको सफलता नहीं मिली। इसलिए अगर इस बार बीजेपी सरकार बनाती है तो वो क्या नीतियां होंगी आगामी, जिससे युवा का भविष्य भी सुधरे और एक हमारी जो जनता है, जो समाज है, उसको भी एक नई रोशनी मिले, डेवलपमेंट अच्छा हो, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, आर्थिक रूप से हर व्यक्ति मजबूत हो? वो क्या नीतियां होंगी, थोड़ा उस पर दृष्टि डालिए। देखिए, अगला समय पार्टी की सोच और एजेंडा सिर्फ यही है कि सब लोगों को कैसे अच्छे ढंग से पोषित किया जाए, कैसे उनको रोजगार मिले, कोई भूखा ना रहे, सबको भोजन मिले, सबका सम्मान हो, सबका विकास हो। ये आगामी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की हैं और रहेंगी। विपक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इस बार फिर ताल ठोक के कह रहे हैं कि भाई इस बार सपा सरकार, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हर व्यक्ति अपने हित में सोचता है। हाँ, जाहिर है, मानवीय स्वभाव है, ये उनका स्वभाव है, सोच रहे हैं, तो इसके लिए ना तो हम उन्हें रोक सकते, ना आप रोक सकती। इसका निर्णय तो समय बताएगा, जनता बताएगी कि कौन सही है और कौन गलत है। देखिए, बीजेपी में जो भी कार्यकर्ता रहते हैं उनके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पसंदीदा कुछ राष्ट्र लेवल के नेता होते हैं। तो इसमें आपसे जानना चाहेंगे, आप इतने वर्षों से इसमें कार्य कर रहे हैं, एक दायित्व है आपके ऊपर ब्रज प्रांत का, तो आप हमेशा, मैंने सुना है, बड़े बड़े राष्ट्र लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं, नेता हैं, उनसे मिलते रहते हैं। तो आपके जो सबसे करीबी हैं, जिनको आप कहीं ना कहीं एक बड़े भाई, गुरु के रूप में देखते हैं, स्नेह करते हैं, वो कौन है? देखिए, मैं पार्टी के बहुत वरिष्ठ जन से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला और उनकी मुलाकात ही मेरे लिए गौरवान्वित होने का क्षण हुआ करती थी। लेकिन सवाल बड़ा कठिन है, लोग नाराज हो सकते हैं, फिर भी मैं कहूँगा, मेरे सबसे अच्छे, मेरे सबसे
जिन्हें मैं भगवान के बाद दूसरा स्थान देता हूँ। माता पिता अलग होते हैं, लेकिन जब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, मैं उस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। तो भगवान के बाद जो दूसरा स्थान देता हूँ वो मेरे माननीय ओम बिरला जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और हिंदुस्तान में वैश्य समाज का गौरव है। वह एक ऐसी शख्सियत है, आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत के सामने बैठा हूँ। आम जन से बेहद स्नेह रखते हैं और यथासंभव सबकी मदद करते हैं। मैं तो यह कहता हूँ कि कोटा की धरती पर एक देवदूत के रूप में स्वर्गीय श्री कृष्ण बिरला जी ने ओम बिरला जी के रूप में कोटा को दिया, जो कभी न भुलाए जाने वाला क्षण है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ओम बिरला जी जैसे स्वरूप का इस देश में दोबारा होना मुश्किल है। इसीलिए ईश्वर उन्हें शतायु दे, स्वस्थ रहें और सबका कल्याण करे, ये मेरा ईश्वर से प्रार्थना रहती है। सर, साथ ही एक सवाल और कि पार्टी में रहते रहते हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाता है, बहुत महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। आप इतने समय से हैं बीजेपी में और काफ़ी बड़े बड़े चूँकि लीडर से मिलना भी रहता है, स्नेह प्रेम पूरा रहता है, का मार्गदर्शन भी है आपके साथ। तो कहीं हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि आपकी क्या महत्वाकांक्षा है पार्टी के साथ, कहाँ देख रहे हैं आप भविष्य में अपने आप को, प्लीज़ वो बताएं। देखिए, मैं पिछले काफ़ी विगत 4-5 साल से वरिष्ठ लोगों से बातचीत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चूँकि संघ की दृष्टि से मैंने एक बात सीखी, और वह यह थी कि यदि आप सच्चाई के रास्ते हैं तो पीछे नहीं लौटना, अपने आप को दृढ़ता से सामने रखना। मैं भारत सरकार के एक संस्थान में बहुत छोटा सा कर्मचारी था, और गवर्नमेंट ने यह अन्याय किया कि मैं कभी जिस सीट पर गया उससे आगे नहीं बढ़ पाया। ग्रेजुएशन में गया था, जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब गया था, और वहाँ रह करके मैंने डीलिट की उपाधि पाई। उसके बाद भी मेरी उपाधि का सम्मान नहीं हुआ। तमाम लोग आए, और चूँकि कोई अप्रोच हमने न लगाई, न हमने सोची, और न किसी से कहा। आज भी कुछ अन्याय मेरे साथ हुए, किंतु मैंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तो अपना प्रतिवेदन दिया, लेकिन मेरे किसी भी वरिष्ठ जिन लोगों के बीच में मैं बैठा उठा, मैंने ये नहीं कहा कि सर मेरे साथ ये समस्या है। किस तरह के अन्याय हैं, थोड़ा बताइए खोल के। प्रशासनिक दृष्टिकोण से होते रहे, उस पर इसका कोई चर्चा का वो विषय नहीं है, लेकिन सामान्य जिंदगी में वो अन्याय थे। अब मैं उनसे ऊपर आ चुका हूँ, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी एक बात आपने पूछा, तो मैंने जब कि आपका क्या मोटिव है या क्या आपकी अपेक्षाएं हैं, तो मैंने ये इसलिए बात बताई कि मैंने ये बात भी कभी उन तक नहीं पहुंचाई, और आज तक मेरे द्वारा उनसे कोई मांग नहीं रखी गई। मैं आगरा के वैश्य समाज के कम से कम मैक्स टू मैक्स 90% लोगों को माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के समक्ष प्रस्तुत किया, और कई लोगों की समस्याओं को लेकर पहुंचा जो उन्होंने निपटाई। लेकिन मेरे द्वारा अपनी कोई समस्या ना मैंने उनको बताई और ना ही मेरे मन में है। तो मेरा कोई वो नहीं है। संघ के जो
मानदंड हैं या जो वैचारिक धाराएं हैं वो मुझे प्रभावित करती हैं, और जिसका प्रभाव संघ की धाराओं से हो जाता है उसके मन में अपेक्षा बहुत कम होती है। और चूंकि मैं आधुनिक युग का नहीं हूँ, मैंने उस समय से रहा हूँ, सामान्य परिवार में जन्म लिया, अपनी मेहनत से इतना किया कि खाया और कमाया और एक सामाजिक स्थान भी प्राप्त किया। इसके बाद अब मेरी कोई सोच रह नहीं गई है। मैं अब जितना भी समय है पार्टी के लिए सामाजिक तरह से पूरी तरह जुड़ा हुआ हूँ और समाज के लिए जी रहा हूँ और जीना चाहता हूँ। उसमें मेरी कोई ऐसी हार्दिक इच्छा नहीं है कि मुझे कुछ मिले या कुछ अपेक्षा हो, या सब मुझे भी टिकट चाहिए, मेरे बाप को भी चाहिए, मेरे परिवार को भी चाहिए, या मेरी बेटी को भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आपका ये है कि आप निस्वार्थ भाव से जो है पूरी सेवा में जो है तल्लीन है, पूरे तरीके से सेवा भाव का ही विचार लेकर आप जो है बीजेपी में कार्य कर रहे हैं। सोचता तो मैं ऐसा हूँ, लेकिन बाकी जनता को पता होगी कि मैं सेवा करता हूँ या क्या करता हूँ। सर, अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है चंद्रशेखर रावण का। इस पर हम आपका विचार जानना चाहेंगे, क्योंकि उसका ये कहना है कि बीजेपी उनको मौका देगी नहीं, क्योंकि मुझ पर तमाम मुकदमे लगाए हुए हैं और अखिलेश जी ने जो है मुझे अपनी शरण में लेने से मना कर दिया और बीएसपी में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस पर थोड़ा सा आप बताइए कि क्या आने वाले समय में क्या बीजेपी उनको संरक्षण देगी? देखिए, मैंने जितना चंद्रशेखर रावण को देखा है, पढ़ा है, जाना है तमाम यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, उसमें मेरी मानसिकता तो ये स्पष्ट कहती है कि इनकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा से भिन्न है। पार्टी अपने विचारों को लेकर के आगे बढ़ी है और आगे बढ़ती रहेगी। लगता नहीं कि चंद्रशेखर रावण की जगह पार्टी में कोई हो। फिर भी ये पार्टी के वरिष्ठ लोगों के विचार का विषय है, इसमें मैं कोई दखलंदाजी मेरी नहीं हो सकती और ना ही इस पर मैं विचार करता हूँ। और आप अपनी आगरा की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे सरकार को लेकर, कि ताकि सभी का अपना योगदान रहे सरकार को बनाने में? मैं आगरा की नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी ने जो समझ बूझ करके जिन लोगों को प्रत्याशी बनाया है, पार्टी के सभी लोग उनसे जुड़ें और उन्हें कामयाब करवाएं, जिससे किसी दूसरे को मौका ना मिले। और मेरी सोच ये है, चुनाव एक पक्षीय होते हुए प्रचंड बहुमत से बीजेपी पुनः आए, जिससे राष्ट्र और प्रदेश को भविष्य सुखमय रह सके और ये सुख केवल एक वर्ग को प्राप्त ना हो करके सभी लोगों को मिले। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।